नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिसे हम रोज देखते तो हैं, पर शायद उसके पीछे के नियमों के बारे में उतना सोचते नहीं हैं। मैं बात कर रही हूँ भारत में होने वाले कंस्ट्रक्शन की और उन लाखों मजदूरों की जो इसमें काम करते हैं। हाँ, और ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी आंखों के ठीक सामने होते हुए भी एक तरह से अदृश्य ही रहती है। हम बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, मॉल, पुल सब देखते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो इन्हें अपनी मेहनत से खड़ा करते हैं, उनकी सुरक्षा, उनके कल्याण के बारे में। बिल्कुल। तो आज हमारी चर्चा का फोकस है बिल्डिंग और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996, जिसे हम BOCW एक्ट भी कहते हैं। और हमारा मिशन इस कानून को सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज की तरह नहीं, बल्कि एक आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट के रूप में समझना है। कानून सिर्फ कुछ नियम लिखकर नहीं छोड़ देता। इसकी सबसे बड़ी खासियत मुझे लगता है ये है कि ये प्रोएक्टिव है। मतलब ये समस्याओं के होने का इंतजार नहीं करता, ये उन्हें होने से पहले ही रोकने पर जोर देता है। अच्छा, तो चलिए इस आचार संहिता का पहला अध्याय खोलते हैं। मालिकों के लिए यानी नियोक्ताओं के लिए क्या नियम है? क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ समय पर मजदूरी देने तक तो सीमित नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगातार और पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करना। लगातार निगरानी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि मालिक सिर्फ काम सौंपकर किनारे नहीं हो सकता। ये एक एक्टिव जिम्मेदारी है। उसे ये देखना होगा कि मचान ठीक से लगा है या नहीं, मशीनें सुरक्षित चल रही हैं या नहीं। ये हर पल की जिम्मेदारी है। और इसके अलावा वेतन और मुआवजा तो है ही। हाँ, वो तो बुनियादी बातें हैं, पर जो इस कानून की आत्मा है वो है कल्याणकारी उपाय। इन कल्याणकारी उपायों पर जरा और बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य है। जी, अनिवार्य। जैसे पीने का साफ पानी, शौचालय। लेकिन एक चीज है जो वाकई ध्यान खींचती है, वो है क्रेच यानी शिशु गृह की सुविधा। हाँ, और यही इस कानून की पूरी सोच को दिखाता है। कानून साफ कहता है कि अगर किसी साइट पर 50 या उससे ज्यादा महिला श्रमिक हैं, तो वहां उनके बच्चों के लिए क्रेच बनाना ही होगा। 50 महिला श्रमिक? जी, और सोचिए, ये 1996 का कानून है। उस समय के हिसाब से ये कितना प्रगतिशील, कितना मानवीय कदम था। ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, पर एक सवाल मन में आता है, क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? मेरा मतलब है, एक कंस्ट्रक्शन साइट तो हमेशा बदलती रहती है। आज यहाँ है, कल 2 किलोमीटर दूर। तो एक ठेकेदार हर जगह क्रेच कैसे बनाएगा? ये बहुत जायज सवाल है, और यहीं पर हमें कानून की मंशा को समझना होगा। कानून बनाने वाले जानते थे कि ये मुश्किल है, लेकिन इस नियम को डालकर उन्होंने एक बहुत मजबूत संदेश दिया। संदेश ये है कि महिला श्रमिक सिर्फ लेबर नहीं है, वे माताएं भी हैं, और उनकी इस भूमिका का सम्मान करना, उन्हें एक सहायक माहौल देना, ये मालिक की जिम्मेदारी है। तो ये नियम मालिकों को सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, बिल्कुल। उन्हें अपने वर्कफोर्स की मानवीय जरूरतों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कैंटीन और फर्स्ट एड जैसी सुविधाएं भी इसी सोच का हिस्सा हैं। यानी ये आचार संहिता मालिकों से कह रही है कि आपकी साइट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि एक छोटा मोटा समाज है, और आपको उसकी बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखना होगा। सही पकड़ा आपने। ये काम की जगह को मानवीय बनाने की एक कोशिश है। तो ये तो हुई मालिकों की बात, लेकिन क्या ये संहिता मजदूर के हाथ में भी कोई सीधी ताकत देती है? क्या वो कह सकता है कि नहीं, मेरे काम करने का समय पूरा हो गया है? हाँ, और यही संहिता का दूसरा अध्याय है, श्रमिक के अधिकार। सरकार काम के घंटे तय कर सकती है, और हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी तो अनिवार्य है ही। और अगर कोई तय घंटों से ज्यादा काम करता है तो उसे ओवरटाइम मिलेगा। हाँ, और वो भी साधारण दर से दोगुनी दर पर। ये ओवरटाइम का नियम तो बहुत सीधा और असरदार लगता है। मतलब ये ठेकेदार के लिए मजदूर से ज्यादा काम करवाना आर्थिक रूप से महंगा बना देता है। बिल्कुल, ये एक तरह की आर्थिक रोक है शोषण पर। लेकिन अधिकारों की बात करें तो एक ऐसा प्रावधान है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, पर वो बहुत गहरा है। कौन सा? कानून कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को बहरापन है, या उसकी नजर कमजोर है, या उसे चक्कर आने की समस्या है, तो उसे किसी भी ऐसे काम पर नहीं लगाया जा सकता जहां दुर्घटना का खतरा हो।
अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मैं तो बस हेलमेट और जूतों के बारे में सोच रही थी, लेकिन ये तो इंसान की व्यक्तिगत सेहत की इतनी गहराई में जा रहा है ना? और यही इस कानून को खास बनाता है। ये दिखाता है कि कानून बनाने वाले सिर्फ क्या पर नहीं, बल्कि कौन पर भी ध्यान दे रहे थे। सही बात है। सुरक्षा सिर्फ बाहरी चीजों तक सीमित नहीं है, ये इस पर भी निर्भर करती है कि काम करने वाला व्यक्ति उस काम के लिए शारीरिक रूप से फिट है या नहीं। ये तो बहुत ही आधुनिक सोच है, खासकर 1996 के हिसाब से। बिल्कुल। ये दुर्घटना को रोकने की नहीं, बल्कि दुर्घटना की संभावना को ही जड़ से खत्म करने की कोशिश है। ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य वाली बात मुझे लगता है सुरक्षा के एक बड़े पहलू की तरफ इशारा करती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि कानून हर निर्माण स्थल पर सुरक्षा समितियों और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति को अनिवार्य बनाता है। जी, सेफ्टी कमेटी और सेफ्टी ऑफिसर। और ये सिर्फ एक, क्या कहते हैं, खाना पूर्ति नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विचार है। क्या विचार है? जानिए है कि सुरक्षा को एक संस्कृति बनाया जाए, सिर्फ एक नियम नहीं। जब एक मजदूर खुद उस सुरक्षा समिति का हिस्सा होता है, तो वो सिर्फ आदेशों का पालन नहीं कर रहा होता, वो खुद अपनी और अपने साथियों की सुरक्षा का जिम्मेदार बन जाता है। उसे पता होता है कि किस मशीन में गड़बड़ी है या मचान का कौन सा हिस्सा कमजोर है। पर यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है। पूछिए। कंस्ट्रक्शन साइट पर पावर डायनामिक्स बहुत अलग होते हैं। क्या एक मजदूर अपने सुपरवाइजर या ठेकेदार के सामने सच में बोल पाता है कि यहाँ खतरा है? क्या उसकी बात सुनी जाती है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और यहीं पर कानून की असली परीक्षा होती है। कागज पर कमेटी सबको बराबर आवाज देती है, लेकिन जमीन पर इसे सफल बनाने के लिए सिर्फ कमेटी बनाना काफी नहीं है। एक ऐसा माहौल बनाना पड़ता है जहां मजदूर बिना नौकरी खोने के डर के अपनी बात रख सकें। और यहीं पर शायद सेफ्टी ऑफिसर की भूमिका अहम हो जाती है। बहुत अहम। उसे प्रबंधन और मजदूरों के बीच एक पुल का काम करना होता है। ये जिम्मेदारी को साझा बनाने की एक कोशिश है। आसान नहीं है, पर बहुत जरूरी है। तो एक तरफ आदर्श स्थिति है सुरक्षा की संस्कृति, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत। इन दोनों के बीच का पुल है कानून का लागू होना, और यहीं पर पंजीकरण और निरीक्षण की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। पंजीकरण इसका पहला कदम है। कानून के मुताबिक 10 या उससे ज्यादा मजदूरों वाले हर प्रतिष्ठान को रजिस्टर कराना अनिवार्य है। इससे क्या होता है? इससे सरकार के पास एक रिकॉर्ड होता है कि देश में कहां-कहां कौन सा निर्माण कार्य चल रहा है। ये जवाबदेही तय करने के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। और मजदूरों का भी पंजीकरण होता है? हाँ, 18 से 60 साल का कोई भी मजदूर जिसने पिछले 1 साल में 90 दिन काम किया हो, वो लाभार्थी के तौर पर रजिस्टर हो सकता है। और उसे एक पहचान पत्र मिलता है? जी, जो सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि उसके अधिकारों और सरकारी योजनाओं तक पहुंचने की चाबी है। नजर रखने के लिए आते हैं निरीक्षक, यानी इंस्पेक्टर्स। कानून उन्हें काफी शक्तियां देता है, जैसे साइट पर घुसना, लोगों से सवाल करना, रिकॉर्ड जब्त करना। हाँ, वे एक तरह से इस आचार संहिता के रेफरी हैं। उनका काम ये देखना है कि खेल नियमों के हिसाब से हो रहा है या नहीं। लेकिन इतनी सारी शक्तियों के साथ तो गलत इस्तेमाल का भी खतरा रहता होगा। क्या एक इंस्पेक्टर अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं कर सकता? खतरा तो हमेशा रहता है। इसीलिए कानून ये भी साफ करता है कि निरीक्षक एक लोक सेवक है, एक पब्लिक सर्वेंट। उसे कानून के दायरे में रहकर काम करना होता है। अगर वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, तो शक्तियों के साथ जिम्मेदारी भी है और जवाबदेही भी। और अगर कोई मालिक या ठेकेदार इन नियमों को तोड़ता है, तो क्या कानून में सजा का भी कोई प्रावधान है? हाँ, बिल्कुल है। हमारे स्रोत कुछ जुर्माने और सजा का जिक्र करते हैं, जैसे काम शुरू होने की सूचना न देने पर 3 महीने की कैद या 2000 रुपए का जुर्माना। जी। पर 1 मिनट, 2000 रुपए? आज के हिसाब से तो ये रकम बहुत कम लगती है। क्या ये वाकई किसी को डरा सकती है? किसी बड़े बिल्डर के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। आज के समय में ये रकम शायद उतनी बड़ी ना लगे, लेकिन हमें ये समझना होगा कि कानून का डर सिर्फ जुर्माने की रकम से नहीं होता। तो फिर किससे होता है? किसी भी मालिक के लिए 3 महीने की जेल एक बहुत बड़ा खतरा है। उससे भी बड़ा डर होता है काम रुक जाने का। अच्छा। अगर एक इंस्पेक्टर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के कारण किसी साइट पर काम रुकवा दे, तो बिल्डर को हर दिन लाखों का नुकसान हो सकता है। अच्छा, तो असली रोक जुर्माने की रकम नहीं, बल्कि कानूनी कार्रवाई और प्रोजेक्ट में होने वाली देरी है। बिल्कुल, असली डर वो है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो आज की हमारी इस चर्चा को अगर समेटें, तो हमने BOCW एक्ट को एक आचार संहिता के रूप में देखा। हमने इसके मुख्य स्तंभों को समझा, मालिकों की व्यापक जिम्मेदारियां, मजदूरों को मिले स्पष्ट अधिकार।
सुरक्षा को एक संस्कृति बनाने की कोशिश। और इन सब को लागू करने के लिए पंजीकरण, निरीक्षण और दंड की एक मजबूत प्रणाली। बिल्कुल सही सारांश है। यह कानून निर्माण श्रमिकों को सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि अधिकार और सम्मान वाला व्यक्ति मानता है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये कानून विकास और मानवीय गरिमा के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। ये कहता है कि हम ऊंची इमारतें जरूर बनाएं, लेकिन उन इंसानों की कीमत पर नहीं जो उन्हें बना रहे हैं। ये सुनिश्चित करने का एक प्रयास है कि जो लोग हमारे शहरों का भविष्य गढ़ रहे हैं, उनका अपना वर्तमान और भविष्य भी सुरक्षित हो। बहुत खूब। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहेंगे। जरूर। ये कानून 1996 में बना था। कागज पर ये आज भी बहुत व्यापक और मजबूत दिखता है, लेकिन आज जब निर्माण की तकनीकें पूरी तरह बदल चुकी हैं, गिग इकोनॉमी का असर हर सेक्टर पर पड़ रहा है और काम करने के नए नए मॉडल सामने आ रहे हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये लगभग 3 दशक पुराना कानूनी ढांचा आज की इन नई चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार है? और सबसे बड़ा सवाल, कागज पर इतने मजबूत इस कानून का असर जमीन पर कितना दिखता है?